नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत, कटंगी की घटना। 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर, एक की मौत, खैरलांजी की मिरकपुर की घटना। उत्तर प्रदेश से लाई गई 2 ट्रक धान जब्त, प्रशासन ने की कार्रवाई। बिना परिषद के नगरपालिका को प्रशासक का इंतजार, पार्षद बोले काम का दौरा प्रभावित। अनुकंपा नियुक्ति निराकरण पर सवाल, पात्रता परीक्षा से आक्रोशित अध्यापक संघ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया का उज्जैन स्थानांतरण। वारासिवनी में 1 सैकड़ा हितग्राही को नहीं पीएम आवास का लाभ, कार्यालय के चक्कर लगा रहे हितग्राही। और 3 नाबालिग पर एक नाबालिग से दुराचार का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से। स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहले परीक्षा में सफल हो फिर नौकरी पाओ का फार्मूला अपना रहा है, जिसका शिक्षक संगठन शुरू से ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, हमारा संघ के माध्यम से ये सरकार को सुझाव है, शासन को सुझाव है कि अनुकंपा नियुक्ति एक प्रकार से पीड़ित परिवार पे अनुग्रह है, जो कि शर्तों के साथ नहीं होना चाहिए। शर्तें ये लाद दी गई हैं कि वो जो पीड़ित परिवार का व्यक्ति है जिसको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना है, वो डीएड बीएड पहले से हो, टेट की परीक्षा या राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षा होती है वो पहले से ही पास हो। जब ये सारी चीज़ें पहले से ही उसको अगर पास करनी है तो इस तरह अनुकंपा नियुक्ति के मायने क्या रह जाते हैं। वो तो फिर अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई, उस पीड़ित परिवार के सदस्य ने अपने बलबूते पे जो है वो नौकरी हासिल कर ली, तो इस प्रकार ये फिर अनुकंपा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसका विरोध करते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जो अनुकंपा नियुक्ति है वो एक प्रकार का अनुग्रह है, तो सबसे पहले उस पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। उसके बाद जैसा कि पहले हुआ करता था, डीएड बीएड कराया जाना चाहिए, पात्रता परीक्षा पास करने के लिए उसको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये चीजें बाद में होनी चाहिए, पहले उस पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। विरोध हम अभी से नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से शासन से मांग कर रहे हैं। यदि हमारे अध्यापक साथी किसी की भी डेथ होती है तो उसे बगैर शर्तों के अनुकंपा नियुक्ति शासन से मिलनी चाहिए। अनुकंपा का अर्थ ही होता है कि उस परिवार को भरण पोषण का जो माध्यम खत्म हो जाता है, तो अनुकंपा के माध्यम से पिछले कई वर्षों से शासन जो है अनुकंपा नियुक्ति उस परिवार को आश्रित लोगों को देती थी। लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं कि आपको व्यापम की परीक्षा देना है, परीक्षा दे करके अगर वो व्यक्ति आएगा, जब तक किसी के बच्चे छोटे हैं, हमारे बहुत से साथियों की डेथ हो रही है, तो हम तो शासन से चाहेंगे कि बगैर पात्रता परीक्षा के लिए हुए उस परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। अगर नहीं देते, अगर अच्छी व्यापम ही लेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम शासन से मांग कर रहे हैं, निरंतर पत्र लिख रहे हैं, संघ की ओर से निवेदन कर रहे हैं, और भविष्य में हम जो है माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय शिक्षा मंत्री तक भी हमने मांग पहुंचाई है, भविष्य में भी हम मांग रखेंगे। क्या बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए? इस पर निश्चित ही संघ विचार करेगा, इस पर गंभीरता से निर्णय हो, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारी इस एज से गुजर रहे हैं। हर वर्ष अगर हम पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें, सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अभी बालाघाट जिले में पिछले 2 महीने में हमारे 4 साथी एक्सपायर हो चुके हैं, और बहुत से परिवार मैं देख रहा हूं कि जो पिछले 20 वर्षों में कई लोग। अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित अभ्यर्थी 20 जनवरी 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुकंपा नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। राज्य अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष इसे नीतिगत नहीं मानते। दरअसल व्यापम के माध्यम से शासन भर्ती नहीं ले रही है, उल्टा जिनको अनुकंपा देना है उन्हें प्रशासन को निर्देशित किया गया है, जिला पदाधिकारियों को, जिला के अधिकारियों को, कि ऐसे अभ्यर्थी जो अनुकंपा के लिए पात्रता रखते हैं उनको व्यापम की परीक्षा में बैठने के लिए आप सूचित करें। ये शासन का निर्णय है और ये अनुचित है। ये कहीं से भी अनुकंपा नहीं कहलाएगी, क्योंकि उन्हें परीक्षा में बैठना भी है, और कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को 50% अंक लेना,
50% लेना है और सामान्य अभ्यर्थियों को 60% अंक लेना है। 60% अंक यानी फर्स्ट डिवीजन के अंक लेना है। जब फर्स्ट डिवीजन के अंक लेके कोई अभ्यर्थी पास हो जाता है और तब वो जब उसे नौकरी मिलेगी तो वहाँ अनुकंपा है कहाँ? वास्तविक अनुकंपा देने के लिए सारे नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा देनी चाहिए, तो वो वास्तविक अनुकंपा हो। पोस्ट ऑफिस से अधिक लेन देन करने वालों पर केंद्र सरकार की टेढ़ी नजर होने जा रही है। अब 1 वर्ष के अवधि के दौरान किए गए अधिक लेन देन पर सरकार टैक्स लगाएगी। इसी कड़ी में 1 सितंबर 2019 के बाद अकाउंट से वित्तीय वर्ष 2019 में 1 करोड़ से अधिक का निकासी करने पर 2% टैक्स देना अनिवार्य होगा। जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर के अधिकारी बताते हैं कि यह सभी वरिष्ठ स्तर के निर्णय हैं, जिसका डाकघर के द्वारा पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत यह प्रावधान लागू किया है, जिससे टैक्स के रूप में राशि काटी जाएगी। 11 जनवरी को नगरपालिका परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके साथ ही वर्तमान नगरपालिका पूरी तरह से भंग हो गई है, जिसके बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार प्रशासकों की नियुक्ति कर दे, जिससे विकास कार्य और अन्य योजनाएं प्रभावित ना हो। ये अभी तक तो कोई आदेश आए नहीं है शासन की तरफ से। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उसी दिन तक के कार्यकाल रहता है, उसके बाद समाप्ति माना जाता है, पर अभी कोई भी शासन के आदेश नहीं आए। कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि प्रशासक की नियुक्ति होगी, पर अभी कौन प्रशासक होगा इसकी भी जानकारी नहीं है। क्या लगता है फिर कार्य हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? अब अभी तो पूरे काम ठप पड़ गए, क्योंकि अभी तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, पर परिसीमन की कार्रवाई है जो भी सरकार करा रही है, इस वजह से चुनाव लेट है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है अभी चुनाव कराने की, पर इससे जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानी होने वाली है। और अगर हमारे बालाघाट नगर की जनता अगर परेशान होगी तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। नगर पालिका परिषद के सीएमओ बताते हैं कि इस विषय पर अब तक उनके पास कोई आदेश नहीं आए हैं। जैसे ही कोई आदेश आएंगे वे प्रशासक के मार्गदर्शन में नगर पालिका की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। अब ये तो राज्य सरकार तय करेगी कि राज्य सरकार के आदेश आएंगे कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके जो किसे पदस्थ करते हैं, या समावधि बढ़ा दी जाएगी, ऐसा कुछ? ऐसा कोई संविधान में नहीं है कार्यकाल में समय में वृद्धि का कोई। और उनका अपना जो निर्वाचन का जो कार्यकाल है वैसे भी संवैधानिक उसके अनुसार समाप्त माना जाता है स्वयं। सर, प्रशासक के रूप में ऐसा कोई आदेश आए कि अभी कौन बैठे हैं? अभी तक तो आए नहीं, लेकिन राज्य सरकार है, जल्दी भेजेंगे। आपको बता दें कि यह पहली बार हुआ जब नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया और चुनाव नहीं हुए। वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद के कई वार्डों में परिसीमन को लेकर दावे आपत्ति भोपाल स्तर पर लगी हुई है। जब तक इन दावे आपत्ति पर पूरी तरह से फैसला नहीं होता, चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, जिसके बाद ही नगर पालिका चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अप्रैल मई के महीने में नगर पालिका चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में पंचायत चुनाव भी करवाए जाने हैं, जिस कारण लगातार दोनों चुनावों के बीच तारीख का ताना बाना बनता दिखाई देता है। देखना अब यह है कि पंचायत चुनाव या फिर नगर पालिका चुनाव में से पहले किसे करवाया जाता है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में उस समय कुछ अजीबो नजारा दिखाई दिया जब समनापुर क्षेत्र के किसान जिला प्रशासन से यह मांग करने पहुंचे कि उन्हें बीते दिनों में बेमौसम हुई बारिश, ओलावृष्टि से हुई फसल खराब का मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें रबी की फसल के लिए पानी चाहिए। किसानों ने बताया कि बीते दिनों में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं, चना, मूंग, उड़द की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब भी उनके पास एक मौका है कि वह रबी की फसल में धान का उत्पादन करे और अपने नुकसान की भरपाई कर ले, क्योंकि प्रशासन उन्हें चना, उड़द, मूंग का मुआवजा भी देगा तो वह बहुत कम होगा। इससे अच्छा है कि प्रशासन बेहतर जलस्तर को देखते हुए ढूटी नहर से पानी छोड़ दे। मैं किसानों की समस्याओं को लेकर आया हूँ, किसानों के साथ आया हूँ। समस्या ये है कि अभी जो बारिश हुई इस वजह से किसानों की पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो चुकी है। तो हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि हमारे जो 30 अप्रैल तक जो पानी मिलता है उसको बढ़ा करके 15 मई तक कर दिया जाए, तो हम सारे किसान लोग उससे रबी फसल धान की लगा करके अपनी भरपाई कर लेंगे। हम शासन से ये चाहते हैं कि हमें फसल का मुआवजा नहीं चाहिए, शासन से हमको फसल मुआवजा नहीं चाहिए। हम किसान खुद सक्षम है कि हम अपनी धान की फसल लगा करके उससे अपने उपज पैदा कर सकते हैं। कितने बार यही हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन है। चना, लकोड़ी, उड़द
जो भी मतलब अभी जो हमने फसल लगाए थे वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? ये तीसरी बार है हमारा, और हमारे पास समय नहीं है किसानों के पास, क्योंकि हमारा ये जो चल रहा है 20 तारीख तक अगर रोपाई नहीं की गई, खार नहीं भरा गया, उसके बाद में किसान दोनों तरफ से मर जाएगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। अब सरकार उसके लिए हम मुआवजा नहीं चाहिए हमको, हम बार बार यही विनती कर रहे हैं सरकार से कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको जो पानी अप्रैल तक मिलता है उसको बढ़ा करके 15 दिन कर दिया जाए। अगर पानी 15 नहीं मई दिए तक तो फिर हमारे को आंदोलन करना पड़ेगा मुआवजा के लिए। आपको बता दें कि नए वर्ष की शुरुआत से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से समरापुर क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में बहुत अधिक ओलावृष्टि होने के कारण वहां पूरी की तरह से फसल बर्बाद हो चुकी थी। आज तक इस क्षेत्र का सर्वे शुरू नहीं किया गया है और किसान चाहते भी नहीं है कि सर्वे किया जाए। वे चाहते हैं कि रबी की फसल के लिए पानी प्रदान कर दिया जाए जिससे धान का उत्पादन कर सके। मैं सुदामा नकपुरे, ग्राम पंचायत आमगांव सरपंच। जी बताइए, किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आए थे? ये समस्या तो आज किसान के ऊपर बहुत बड़ी है। जो अभी अतिवृष्टि हुई, इससे हमारे खेतों में जो तिलहन दलहन की फसल लगी थी, उड़द, लखोड़ी, चना, गेहूं, ये सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं, सड़ गए, गल गए। अब उससे अपने को कोई उम्मीद बाकी बची नहीं है। नहर का हमको ढूटी बाई तट नहर है हमारे यहाँ, खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए पर्याप्त है, परंतु पानी हमको गिनती का दिया जा रहा है दलहन तिलहन फसल के हिसाब से, चना गेहूं के हिसाब से। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोगों का कहना है जैसे तिलहन दलहन के लिए पानी मिल ही रहा है, उसको अप्रैल तक दे देते हैं, तो हम कह रहे हैं अप्रैल की बजाय उसको 15 मई तक कर दिया जाए, तो हम अभी की जो नष्ट फसल हुई है वो फसल के बदले में धान की रुपाई कर लेंगे और धान की फसल का उत्पादन लेकर के जो आज नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 13 जनवरी को यातायात विभाग के द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बस चालक और परिचालक की आंखों की जांच की गई और आंखों में परेशानी होने पर उन्हें जल्द से जल्द चश्मा लगाने की सलाह दी गई। आज यातायात सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज नेत्र शिविर जो बस चालक है और परिचालक है उनके नेत्र परीक्षण के लिए शिविर लगाया गया। इसमें डॉक्टर द्वारा उनके नेत्र का परीक्षण किया जा रहा है। अगर वो उनके नेत्र से अगर वो दूर का या पास का नहीं देख पा रहे तो उन्हें चश्मा की हिदायत दी जा रही है, उनका नाम नोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि काम की जल्दी और जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश बस चालक और परिचालक समय समय पर अपनी आंखों की जांच नहीं करवाते, जिस कारण थोड़ी सी लापरवाही के चलते कई बार बस दुर्घटना जैसे हालात निर्मित होते हैं। इन सबसे बचने के लिए नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल 2019 को घर घर तक जाकर जागरूकता देने की तैयारी नागरिकता मंच और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साझा रूप से की जा रही है। इस रैली की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सोमवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हर किसी समुदाय वर्ग को इस नागरिकता अधिनियम की जानकारी और जागरूकता देना है। यह बिल नागरिकता देने वाला है। इस बिल से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। बालाघाट में नागरिक मंच के द्वारा सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और राष्ट्र भक्तों के द्वारा एक नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ हमारे राष्ट्र, उसे समर्थन देने के लिए एक बृहद रैली निकाली जा रही, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी भी करती है। और इस रैली में अधिक से अधिक लोग जुटकर ऐसे अधिनियम का समर्थन करें। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचकर सभी को आमंत्रित करेंगे कि राष्ट्र हित में आज जो हमारे प्रताड़ित उन राष्ट्रों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, हमारे हिंदू, दलित, फारसी, सिख, ईसाई, ऐसे भाई बहन जो वहाँ पे धार्मिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित हैं, उन्हें यहाँ नागरिकता मिले, जिसका बिल पास होकर जो अधिनियम बन गया है वो लागू हो गया हमारे राष्ट्र का। हम समर्थन करें और जो पूरे देश के अंदर हमारे विरोधी दलों के द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, उस भ्रम को भी हम दूर करेंगे। श्री राम नवयुवक सेवा समिति छतेरा के द्वारा ग्राम छतेरा से आज विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करके काली पाठ मंदिर पहुंची, जहां पर मां काली की पूजा अर्चना कर 601 फीट लंबी चुनरी माता को अर्पित की गई। इस चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन शामिल हुए।
तरह से निकाली गई है। 601 फीट है ये माता मंदिर कालीपाट मंदिर में चढ़ावे के लिए जा रही है। ये हर साल इसी प्रकार से निकल हाँ, ये सेकंड वर्ष है। तो भी इसमें एक ही गांव के लोग हैं या और भी? सभी गाँव के लोग, यानी हाँ एक ही गाँव के लोग। हाँ, कनकी बेराई की भी थोड़ी भी शामिल है। मध्य प्रदेश शासन के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर के सुजान धर्मशाला में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वाल सहित महाकौशल से जुड़े तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संवाद कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष में हुए कार्यों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। अपने संबोधन में विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यापारी के तौर पर कार्य करते हुए आम जनता के जेब से पैसे निकालने का कार्य किया है। वहीं राज्य सरकारों पर भी आर्थिक बोझ डाला है। पूर्व में केंद्र शासन के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 90% राशि प्रदान की जाती थी और राज्य सरकार को 10% राशि देना होता था, लेकिन वर्तमान में यह राशि राज्य सरकार को 40% देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेसी सरकार के 1 वर्ष कैसे पूर्ण हो गए, लेकिन हमें अपने कार्यों के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतना है। वहीं संवाद कार्यक्रम में मौजूद नेताओं के द्वारा भी अपने विचार प्रस्तुत किए गए। हमारे मधु भैया पिछले 5 साल हम लोग शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। आज भी हमको अच्छे से याद है कि कहने में मुझे कोई दो मत की बात नहीं, क्योंकि हम परिवार में बैठे हैं। यदि यूपीए की सरकार केंद्र में होती तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार इतनी आसानी से मध्य प्रदेश से जाने वाली नहीं थी, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है उस दिन से नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यापारी की तरह काम करना शुरू किया। व्यापारी हमारे बहुत सारे साथी तो मैक्सिमम हमारे जितने शहर में रहने वाले हैं सब लोग व्यापारी हैं, और व्यापारियों का एक ही काम होता है कि कैसे ग्राहक के जेब से पैसे निकलवाना है। खुशी खुशी ग्राहक पैसा दे, व्यापारी की यही तमन्ना रहती है। क्यों अध्यक्ष जी, ऐसे ही रहता है ना कि भाई हमारी दुकान में कोई आए तो हम उसको जबरन सामान ना पकड़ाए, वो हमारा सामान देखकर अपनी जेब से खुद ही पैसा निकाले कि भाई ये करना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो यही काम किया है पूरे 5 साल तक। पिछला जो कार्यकाल गया उन्होंने जनधन योजना के मामले में हो, चाहे जितनी भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की पिछले 5 वर्ष का यदि हम लोग आकलन करेंगे तो सब काम उन्होंने जनता की जेब से पैसे निकालने का काम उन्होंने किया है। बल्कि सरकार के पैसे का उपयोग उन्होंने जनता के लिए नहीं किया, जनता के पैसे का उपयोग सरकार के लिए किया, ये बोलने में कोई दो मत नहीं है। और आज भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षों से स्थापित काम न करने वाले एनजीओ की मान्यता सामाजिक न्याय विभाग ने रद्द कर दी है। जो प्रदेश के करीब 80 एनजीओ की मान्यता रद्द हुई है। वहीं जिले में मलाजखंड क्षेत्र के अंतर्गत संचालित जागृति महिला मंडल की मान्यता उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें समाप्त कर दिया है। आपको बताएं कि जिले में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत 4 एनजीओ संस्था संचालित है, जिनमें जिला नशा मुक्ति अभियान समिति, ग्राम सेवा ट्रस्ट परसवाड़ा, ग्रामीण आंचलिक कृषक समाज समिति दीनी बाराशुनी सहित जागृति महिला मंडल करमसरा पौनी शामिल है। प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आदर्श प्रांतीय संविदा शिक्षक प्रेरक संघ की जिला इकाई के द्वारा नगर में भीख मांगो आंदोलन किया गया, जिसके माध्यम से समस्त संविदा प्रेरक शिक्षकों ने एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने सेवा बहाल किए जाने, संविदा प्रेरक शिक्षकों को शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर 5 फरवरी को धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही और 5 फरवरी के बाद भी मांग पूरी न होने पर 17 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी। कांग्रेस सरकार वचन निभाओ, वचन निभाओ, वचन निभाओ। कांग्रेस सरकार वचन निभाओ, वचन निभाओ, वचन निभाओ। प्रेरकों के वास्ते प्रेरक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेरक यूनियन जिंदाबाद, वचन निभाओ। कांग्रेस सरकार वचन निभाओ, बेरोजगार प्रेरक संगठन जिंदाबाद। प्रदेश में मध्य प्रदेश में 23,000 जो प्रेरक साक्षर भारत योजना के अंतर्गत जो चयनित किए गए थे वो मार्च 2018 को सेवा से निष्कासित कर दिए गए हैं। उसके पश्चात प्रदेश के तमाम प्रेरकों ने
कांग्रेस सरकार से के वचन पत्र में रखे हुए वचन के अनुसार अपनी सेवा बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन प्रेरकों की आज तक बहाली नहीं हो पाई है। ये लगातार प्रेरक वचन पत्र के अनुसार अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए शासन प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। प्रदेश के प्रेरक आज अपनी बहाली को लेकर पुनः आंदोलित हो उठे हैं और यदि हमारी वचन पत्र 47.23 पावर पॉइंट के अनुसार अब 90 दिन में कांग्रेस सरकार का वादा था कि प्रेरकों की बहाली होगी और जल्द से जल्द इनको सेवा में लिया जाएगा, लेकिन आज 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी प्रेरकों की सेवा बहाली नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि प्रेरक शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र के बिंदु क्रमांक 47.23 में नियमित कर सेवा में बहाल किए जाने का वादा किया था, लेकिन ना तो प्रेरक शिक्षकों को आज तक नौकरी दी गई और ना ही उन्हें नियमित किया गया है, जिसके विरोध में आज भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में एक बैठक का आयोजन कर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है और उनको वर्तमान में निकाल दिया गया है। और वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार ने उनको ये वादा किया हुआ था कि 47.23 है उसमें इनको रेगुलर करने का और इनको सेवा से बहाल करने का भी आश्वासन दिया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन 1 साल पूरे हो गए लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई आज तक, जिसके विरोध में आज यहाँ पर बैठक करके आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर मान लो 4 जनवरी तक प्रेरकों को रेगुलर नहीं किया गया और कमलनाथ ने वचन पत्र का पालन नहीं किया तो 5 फरवरी को जो है वो समस्त जिले के पूरे प्रदेश के प्रेरक जो हैं वो अपने अपने जिलों में प्रदर्शन करते कांग्रेस को वचन निभाने का याद दिलाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर मान लो मांग पूरी नहीं हुई प्रेरकों की तो ट्रक की चपेट में आने से नाबालिग 17 वर्षीय 11वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम टेकाड़ी कालीमाटी निवासी शिवचरण ठाकरे की 17 वर्षीय पुत्री निकिता ठाकरे प्रतिदिन की तरह अपने गांव से कटंगी कन्या शाला स्कूल जाने के लिए निकली, जो कि कक्षा 11वीं की छात्रा है। रास्ते में ही कटंगी तुमसर मार्ग के बाईपास में निकिता पिता शिवचरण ठाकरे के ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। वहीं कटंगी पुलिस ने ट्रक को हिरासत में भी लिया। लालबराका हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राधे राधे महिला मंडल के तत्वाधान में गत 5 जनवरी से जारी संगीतमय भव्य श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हवन पूजन व भंडारे के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ सैकड़ों श्रद्धालु जनों ने हवन कुंड में आहुति डाली एवं आरती की गई, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। रामपाली थाना क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कों ने एक 8 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 12 जनवरी को यह घटना थाने में रिपोर्ट के बाद तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह सिवनी भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय बालिका और तीनों नाबालिग लड़के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। 12 जनवरी को जब बालिका लड़कों के घर टीवी देखने गई तब उन लड़कों ने यह दुष्कृत्य किया। बालिका ने इस मामले की जानकारी अपनी मां को दी। उसकी मां ने थाने में रिपोर्ट की, जिस पर तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपाली रोड पर स्थित ग्राम गुडरू घाट और टेकारी के बीच 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक राजकुमार करवेती ग्राम गुर्जर खैरलांजी निवासी बताया गया है। वहीं घायल व्यक्ति नौकलाल मरावी को खैरलांजी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कीटनाशक के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका छाया पिता चयन लाल पांचे नामक यह 19 वर्षीय लड़की 12 जनवरी को शाम अपने घर में खून की उल्टियां कर रही थी, जिसे रात्रि 9:30 बजे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां
उपचार के दौरान 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। उसे कीटनाशक का सेवन क्यों किया, यह जांच का विषय है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बघौली में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों ने 13 जनवरी को शिक्षकों के मार्गदर्शन में नगर मुख्यालय में स्थित डाकघर कार्यालय का शैक्षणिक भ्रमण कर डाकघर में संचालित गतिविधियों व कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी हासिल की। पद्मेश से चर्चा में शासकीय माध्यमिक शाला बघौली के शिक्षक नारायण सोलंकी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को क्षेत्र में स्थित पोस्ट ऑफिस, बैंक, तहसील कार्यालय, लोक सूचना केंद्र सहित अन्य कार्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। उसी के तहत 13 जनवरी को शासकीय माध्यमिक शाला बघौली में अध्ययनरत कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों को पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाया गया है, जिसमें बच्चों को डाकघर सहित अन्य कार्यालयों में किए जाने वाले कामकाज व अन्य जानकारियों से अवगत करवाया गया है कि पोस्ट ऑफिस में क्या कार्य होते हैं, तहसील कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों में क्या क्या कार्य होते हैं आदि गतिविधियों से अवगत करवाया गया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से आज आसपास की कुछ में शासकीय माध्यमिक शाला के 6वीं के, 7वीं के, 8वीं के बच्चों को लेके आया हूँ जी कि जैसे अपने क्षेत्र में जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, तहसील कार्यालय है, लोक सूचना केंद्र है, तो विभिन्न स्थलों का भ्रमण करवा रहा हूँ ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके कि जैसे पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे क्या क्या कार्य किए जाते हैं ताकि बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके। वारासिवनी के गांधी चौक में 13 जनवरी को नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के अध्यक्ष कार्यकाल के समापन अवसर पर आभार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की अध्यक्षता और वरिष्ठ कांग्रेसी नंद किशोर सोराना, डॉक्टर राम वर्मा, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नागपुरे, नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, स्वप्निल डोंगरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश पटले, शैलेंद्र तिवारी सहित नगर पालिका पार्षद व अन्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। इस दौरान करोड़ों रुपए की लागत के प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के हस्ते किया गया, जिसके बाद नगर की सामाजिक संस्थाएं स्नेह फाउंडेशन, गहोई समाज, पतंजलि योग समिति, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बावजूद एक साल में जिस तरह से कमलनाथ जी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेकर काम किया और चौथरवा चढ़ने का प्रयास किया, आज आप देख रहे हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में एक साल तक खींचना, मैं समझता हूँ कि ये कमलनाथ जी की व्यक्तिगत सफलता, उनकी व्यक्तिगत काबिलियत है, उनका अनुभव। अन्यथा इतने दबाव के बाद मैं समझता हूँ कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता कि सरकार 6 महीने पहले गिर जाती। लेकिन आज सरकार स्थिर जो धारण कर चुकी है और सरकार की नीति या नियम बिल्कुल स्पष्ट है और उस सारी नीति नियत में बजट पत्र में सबका समावेश है। समय 1 साल हुआ है, अब आने वाला वर्ष 2000 जो मार्च का बजट आएगा, मुख्य बजट सरकार का, उस मुख्य बजट के बाद आप देखेंगे कि सरकार को जिस तरह से अपेक्षाएं जिस तरह से चलना चाहिए उस गति से। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अधिकार पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी सहित नगर वासी मौजूद रहे। वाराणसी में नगर योजना बनाई थी पर 40 साल 50 साल पूरी जर्जर हो चुकी थी। पिछली बार माननीय गुड्डा भैया ने कमलनाथ से बोलकर 23.5 करोड़ स्वीकृत कराए थे और हमारी परिषद बैठने के पश्चात 2-3 महीने में उसका कमलनाथ जी के हस्ते लोकार्पण हुआ था। आज जिसके माध्यम से पूरे शहर में 2 टाइम मात्र 80 रुपए में पूरे देश में सबसे सस्ता पानी और सबसे अच्छा पानी कहीं मिलता है तो हमारे शहर में मिलता है। कुछ वार्डों में पाइपलाइन विस्तार की बात थी, जहां जहां की बात आई वार्ड 2 की, 9 की, 6 की, 5 की, हमने लगातार सभी वार्डों में पाइपलाइन विस्तार करा और इन 5 सालों में चूंकि मकान बहुत बने, रिकॉर्ड मकान बने, 2300 मकान, कहीं नहीं बने इतने मकान, बहुत सरलता से, सहजता से हमारी परिषद में और हमारे कर्मचारियों ने। 13 जनवरी को लालबर्रा तहसील के ग्राम नेत्रा में उत्तर प्रदेश से 2 ट्रकों में भरकर लाई गई धान के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मंडी निरीक्षक लालबर्रा द्वारा उसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि दोनों ट्रकों में लाई गई धान का मंडी कर नहीं चुकाया गया है। लालबर्रा तहसीलदार ने बताया कि उन्हें 13 जनवरी को प्रातः में सूचना प्राप्त हुई थी कि नेत्रा में 2 ट्रकों में धान लाई गई है। इस पर उनके द्वारा मंडी निरीक्षक DLS पटले व उप निरीक्षक पार्वती पटावी के साथ मौके पर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान पता लगाया गया कि ट्रक क्रमांक UP 70
GT 1767 में 500 बोरा धान 275 क्विंटल एवं ट्रक क्रमांक UP 70 FT 9237 में 580 बोरा धान 281 क्विंटल लाया गया है। यह धान उत्तर प्रदेश से क्रय कर लाई गई थी। श्री कुमार राइस मिलर्स से पूछताछ करने के उपरांत मंडी अधिनियम के अंतर्गत दोनों ट्रकों में लाई गई धान पर कुल 15,424 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुबह ही ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये श्री कुमार राइस मिल में 2 ट्रक अनलोड हो रहे हैं धान से लदे हुए। उसके तत्काल मेरे द्वारा जांच की गई और मौके पर ही थाना प्रभारी वारासिवनी और लालबर्रा के मंडी निरीक्षक श्री पटले जी के द्वारा हम लोग संयुक्त दल बनाकर जाँच किए। इसमें ये पाया गया कि ये 2 ट्रक के वास्तव में प्रयागराज इलाहाबाद से धान आया हुआ है यहाँ पर, और जिसका राइस मिल मालिक का कहना है कि मैंने मिलिंग के लिए मंगवाया हुआ था। तो इनके द्वारा बिल प्रस्तुत किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है और थाना अध्यक्ष में ट्रक को खड़ा करा दिया है। आज नेत्रा में श्री कुमार राइस मिल में यूपी के 2 ट्रक आए थे, जिनके संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी। हमने मौके पर जाकर के तहसीलदार सर TI के साथ निरीक्षण किया। उसमें ये इलाहाबाद के गेट पास वगैरह मिले हैं, बिल है जिसमें नियमानुसार मंडी शुल्क 1.5% मंडी शुल्क वसूल किया गया है। मैडम कितनी मात्रा में धान आया था? 2 ट्रक थे, एक ट्रक में 275 कुंटल है, एक में 281 कुंटल है। 1630 के रेट से आए थे, उस पर 1.5% मंडी शुल्क वसूल किया। कितना जुर्माना इन पर किया गया? 15,424 समथिंग का जुर्माना वसूल किया गया। बालाघाट जिले के वारासिवनी विकास खंड के ग्राम बिठली में आज 13 जनवरी को जिले की पहली शासकीय गौशाला प्रारंभ हो गई है। बिठली जैसे छोटे से गांव में गौशाला का प्रारंभ होना इस गांव के विकास के लिए एक अच्छा कदम है। गौशाला का संचालन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बिठली के ग्रामीण इस गौशाला को गौसेवा का एक आदर्श केंद्र बनाएं और इससे प्रदेश के अन्य जिलों के लिए एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करें। ये बातें मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने 13 जनवरी को बिठली की गौशाला के शुभारंभ अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। बिठली में चंदन नदी के किनारे 5 एकड़ क्षेत्र में 30 लाख रुपए की लागत से बनाई गई गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह, जनपद पंचायत वारासिवनी के अध्यक्ष चिंतामन नागपुरे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मेघा किशोर बिसेन, गौशाला का संचालन करने वाले महिला समूह की सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। आज दिन को याद रखा जाएगा कि आज हमारे क्षेत्र में नाट्य दिखाया है, खाली था, लेकिन 1 साल में काफी कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके खाली खजाने को भरने का काम किया। तो मार्च के बाद निश्चित रूप से और भी बहुत सारी उपलब्धि हमारे गांव को, उस पंचायत को, पूरे वाराणसी क्षेत्र को मिली गई। लेकिन संक्षेप में 2 काम की आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, वो है हमारा बिठली गाँव की पुलिया और ये प्रारंभ होगा मार्च का। वारासिवनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से नगर के 1 सैकड़ा हितग्राही वंचित कर दिए गए हैं। इनमें से जरूरतमंदों के नाम भी काट दिए गए हैं। नामांकों से नगरपालिका के चक्कर काट रही महिला हितग्राही अपनी बारी की आस में परेशान है। नगरपालिका पहुंची वार्ड नंबर 11 निवासी श्रीमती मीना बिसेन ने बताया कि उनका नाम आवास योजना सूची में था। उनके मकान की 0 ट्रैकिंग भी हुई थी। उनका मकान कच्चा कवेलू वाला है। प्रशासनिक अमला उनके घर का सर्वे करने आया था। सर्वे के बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनका नाम काट दिया गया है। उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। इसी तरह सरिता बिसेन ने अपनी स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि वह वार्ड नंबर 11 में रहती हैं। सर्वे करने आए कर्मचारियों ने उनके मकान को देखा है, मगर सूची में से उनका नाम काट दिया। वह कच्चे मकान में आज भी रह रही हैं। उन्हें अन्यत्र निवास दर्शाकर योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। वह नगरपालिका के चक्कर लगा रही हैं। हमारा सर आवास योजना में सर नाम आ चुका था, लेकिन हमारा सर कच्चा मकान है, पक्का नाम घोषित करके हमारा नाम काट दिया। ये सर्वे करने वाले आए थे आपके मकान में? जी सर। आपकी उपस्थिति में आए थे? जी सर। फिर भी हमारा मकान कच्चा था, फिर भी पक्का लिख के लेके जा रही। तो आज आप CMO साहब से बात करने आई थी, क्या बोल रहे हैं CMO साहब? कल आएंगे बोल रहे हैं सर। सर हमारा भी नाम नहीं आ रहा सर, मैं इसलिए आई। आपका भी नाम नहीं आया है? तो जो 100 लोगों की जो सर्वे सूची बनी थी उसमें आपका नाम शामिल कर दिया गया है कि आपको आवश्यकता नहीं है करके, आपका पक्के मकान है करके ये दर्शा दिया गया है।
इस मामले में पद्मेश न्यूज ने सीएमओ राधेश्याम चौधरी से चर्चा कर स्थिति साफ करने कहा तो उन्होंने कहा कि पहला डीपीआर 822 लोगों का स्वीकृत हुआ, दूसरा डीपीआर 945 हितग्राहियों का स्वीकृत हुआ जिसकी राशि भी खातों में डाली जा चुकी है और कार्य चल रहे हैं। तीसरा डीपीआर 514 का है जिसमें जिलाधीश और अनुविभागीय अधिकारी महोदय की ओर से जांच करवाई गई। इसमें 100 लोगों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने स्वयं इस मामले में संज्ञान लिया है और उसकी वह जांच करवा रहे हैं। अब तक वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 तक का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। 2-3 दिन में वार्ड नंबर 8 से लेकर 15 तक का सर्वे कार्य होगा, उसमें स्थिति साफ हो जाएगी। सीएमओ श्री चौधरी ने कहा कि उनका प्रयास है कि जो त्रुटि हुई है उसमें सुधार हो और ऐसे हितग्राही जिनके पास पट्टे नहीं है और वह 15 से 20 सालों से निवास कर रहे हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल जाए। श्री चौधरी ने कहा कि हितग्राही परेशान ना हो, जो लोग वंचित हैं उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पूर्व में पहला डीपीआर 822 लोगों का स्वीकृत हुआ, उस पर काम चल रहा है। सेकंड डीपीआर 945 वो भी स्वीकृत हुआ, उस पर भी काम चल रहा है और पैसा अपन अभी जारी कर रहे हैं उनके हितग्राहियों के। तृतीय डीपीआर 514 की स्वीकृति मिल चुकी है, उस पर भी हम पैसा आज डालेंगे और कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है इसी संबंध में। रहे शेष बच्चे हितग्राही जो बीएलसी घटक के हैं और जो हितग्राही जिनके पास पट्टा नहीं है, जो 5 से 10-15 साल से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे हैं, उनका सर्वे कार्य कर रहे हैं हम लोग और शासन की मंशा है उनको भी लाभ मिले। बालाघाट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया का स्थानांतरण उज्जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कर दिया गया है। राज्य शासन ने 1 दर्जन से अधिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एसडीओपी स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची जारी कर दी, जिसमें श्री भूरिया का स्थानांतरण उज्जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कर दिया गया है। बता दें कि श्री भूरिया का स्थानांतरण पूर्व में खंडवा किया गया था, जिसे संशोधित करके अब उज्जैन कर दिया गया है। हालांकि इस सूची में बालाघाट का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौन होगा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा एक और सूची जारी करने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसमें बालाघाट सहित अन्य जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण के नाम शामिल हैं। लालबर्रा के ग्राम पंचायत पांढरवानी अंतर्गत तामाटोला स्थित अंबेडकर भवन में भाजपा मंडल खमरिया व भाजपा मंडल लालबर्रा के संयुक्त तत्वाधान में 12 जनवरी को पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारियों से अवगत कराया गया और आगामी 20 जनवरी को जिला मुख्यालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रैली निकाली जाएगी। आज की बैठक में जो हमारे देश में जो अभी सीए के प्रति जो पूरे देश में विरोधाभास चल रहा है और विरोध हो रहा है, इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीए बिल का समर्थन करते हैं और उसी संबंध में हमको सभी को जानकारी दी गई और आने वाली 20 तारीख को हमको सीए एक्ट के समर्थन के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं जो भी लोग इस एक्ट के समर्थन में हैं उनको सभी को 20 तारीख को बालाघाट में इकट्ठे होकर के हमको रैली नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ है देश में, उसी के संबंध में यहाँ बैठकें थी। ये थी कि जो देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल सीएए जो बिल पास हुआ है, एक्ट बन गया है जो, उसको सारे लोग क्या है कि देश में अनेक प्रकार के विरोधाभास जो कुछ लोग हैं उसको जो तत्व लोग हैं उसको विरोध कर रहे हैं, तो उसी को बताना है। सड़क हादसों को रोकने और यातायात के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज यातायात थाना परिसर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे काफी सराहा गया। तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, ऐलान लिख देना मेरी इस जिंदगी पे, इसके वही खून मेरा चमन के फॉलो हो जाए। हमारी
पुलिस विभाग की तरफ से जितना हो सकता हम लोग प्रयास करेंगे। हम आप लोगों का कोऑपरेशन है एजेंसी से, जैसा हीरो होंडा की जो है और अपने जो हेलमेट वाले हेलमेट्स का भी कोई एजेंसी है, तो मैं चाहता हूं कि हमसे मिलकर पहले हम लोग रेडियंट क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले राजमाता जिजाऊ जयंती के अवसर पर नगर के बैहर चौकी स्थित फुले भवन में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे, वरिष्ठ पदाधिकारी हीरा सेन उइके सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कहा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले राजमाता जिजाऊ की छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अतिथि द्वारा इन महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। सावित्रीबाई फुले जयंती और राजमाता जिजाऊ जयंती संयुक्त रूप से संघ के माध्यम से मनाई गई। मॉल नगरी भरवेली में अखिल भारतीय माइन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत आज 2 मैच खेले गए। पहला मुकाबला मॉयल नागपुर वर्सेस बाराघाट पुलिस बॉयज के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं। मैच का निर्णय पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा लिया गया, जिसमें मॉयल नागपुर 5-4 से विजेता रही। दूसरा मैच भरवेली 11 वर्सेस ब्लू 11 भोपाल के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर रहीं, जिसका निर्णय पेनाल्टी शूटआउट द्वारा लिया गया, जिसमें 5-4 से भरवेली 11 विजेता रही। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ खिलाड़ी सुरेंद्र दुबे, रमेश देशमुख, उदय मनमोहन कटाते, एंथोनी जॉन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत, कटंगी की घटना। 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर, एक की मौत, खैरलांजी की मिरकपुर की घटना। उत्तर प्रदेश से लाई गई 2 ट्रक धान जब्त, प्रशासन ने की कार्रवाई। बिना परिषद के नगरपालिका को प्रशासक का इंतजार, पार्षद बोले काम का दौरा प्रभावित। अनुकंपा नियुक्ति निराकरण पर सवाल, पात्रता परीक्षा से आक्रोशित अध्यापक संघ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया का उज्जैन स्थानांतरण। वारासिवनी में 1 सैकड़ा हितग्राही को नहीं पीएम आवास का लाभ, कार्यालय के चक्कर लगा रहे हितग्राही। और 3 नाबालिग पर एक नाबालिग से दुराचार का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में देखना ना भूलें पद्मेश न्यूज की खास पेशकश मकर संक्रांति का महापर्व। तो आज न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।